जन्म से ही मेरी आत्मा पर 12 मुखौटे अंकित थे, उन्हें धारण करने से मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त होती थी। लेकिन ऐसा स्पष्ट रूप से 1000 वर्षों से नहीं हुआ है। एक निषिद्ध अस्तित्व प्रकट हुआ, फिर भी सभी ने इसे एक बेकार मुखौटा कहकर उपहास किया, क्योंकि मैं अप्रत्याशित रूप से बुरी आत्माओं से भरी इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया और मुझे प्राप्त हुआ। मैंने डेमन फेट सिस्टम हासिल कर लिया है, लेकिन मैं इसे सक्रिय नहीं कर पा रहा हूँ अभी क्लब के गतिविधि केंद्र में, क्योंकि मैं बहुत आकर्षक हूँ। कला प्रदर्शन क्लब का अध्यक्ष मुझे छोटे कपड़े पहना रहा है। मुझे इस बात से चिढ़ हुई कि मुझे फ्रेशमैन ओरिएंटेशन के दौरान स्टूडेंट क्लब एक्टिविटी सेंटर में सहायक स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन बड़े उम्र के लोगों की तुलना में, जिन्हें सिर्फ कमर के बल झुकना आता था, मेरी स्थिति कहीं बेहतर थी। क्या मंच पर एक बड़ी तलवार दिखाना बेहतर नहीं होगा? मैंने प्रॉप्स के ढेर में से लगभग 2 मीटर लंबी एक घुमावदार तलवार निकाली और उसे कुछ बार जोरदार और शक्तिशाली ढंग से घुमाया। हालांकि यह एक प्रॉप थी, फिर भी इसका वजन 10 किलोग्राम से अधिक है। मैंने इतने सालों तक लगन से अभ्यास करना नहीं भूला। अगर पोषण की कमी न होती तो शायद मैं खेल का छात्र भी बन जाता। बस दिखावा कर रहा हूँ। मैं मजे से बैठा ही था कि अचानक कोई हौंफते हुए मेरे पास आया। जियांग मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम तो वाकई कमाल हो, क्या तुम जाओगे नहीं? उस सीनियर लड़की को देखो जो अपनी कमर हिला रही है। वो मेरे दोस्त का साथ देने आई थी। ये मेरा क्लबमेट जियांग मिंग है। शायद वो मेरा साथ देने आया था क्योंकि उसे लगा कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अगले ही पल उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिर पड़ा जमीन पर। बूढ़े सू, कुछ भयानक हुआ है। एक राक्षस स्टूडियो में घुस आया है और सभी छात्रों और शिक्षकों को खा गया है। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मेरे पास लुओ शेन एक शक्तिशाली जादूगर है। सिस्टम को यह अंदाजा हो सकता था कि यह दुनिया उसकी पिछली पृथ्वी से अलग हो सकती है, लेकिन 19 साल तक जीने के बाद भी उसे कोई अजीब चीज नहीं मिली थी। अप्रत्याशित रूप से आखिरकार विश्वविद्यालय में मेरी उससे मुलाकात हो ही गई। क्या इसका मतलब है कि मेरा चीट कोड एक्टिवेट हो सकता है? जल्दी बताओ, स्टूडियो में तुम्हारा सामना किस राक्षस से हुआ? जियांग मिंग से भी। मैं थोड़ा उलझन में हूँ। मुझे राक्षसों को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है? अरे नहीं, क्या मेरा दोस्त कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है जिसे चरमपंथी चीजें पसंद हैं? और वह राक्षस तो बिल्कुल ये शेर जैसा दिखता है, लेकिन तेंदुए जैसा भी लगता है, और इसकी आंखें तो बहुत बड़ी हैं। मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ कि यह क्या है। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। हाँ, तुम पहले पुलिस को बुलाओ, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना है। मैंने अपना फोन उठाया, उसे अनलॉक किया, जियांग मिंग को दिया और दरवाजा खोलने के लिए अपना गुआंदाओ, एक प्रकार का चीनी खंजर, लेने के लिए मुड़ा। जियांग मिंग, लेकिन वो तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरा रास्ता रोक दिया। भाई, तुम बाहर क्या कर रहे हो? बाहर बहुत खतरा है और मैंने तुम्हारे स्कूल में किसी बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं सुना। बॉयफ्रेंड? बकवास। मैं लोगों को बचाने जा रहा हूँ। तुम छुप कर रहना और बाहर मत आना। पुलिस के आने पर दरवाज़ा खोल देना। इतना कहकर मैं तेजी से बाहर भागा। मेरी इतनी खुशी का कारण सीधा साधा है। ये राक्षस, जो शेर और तेंदुए दोनों जैसा दिखता है, बिल्कुल मेरे गांव के साथी और वरिष्ठ सहपाठी जैसा लगता है ना? बस यही बात है। उन नग्न हत्यारों में से एक, जिन्होंने मुझे उस समय यात्रा करने पर मजबूर किया था, इतने वर्षों तक तुम्हारी तलाश करने के बाद आखिरकार बुराई करने के लिए बाहर आ ही गया। मैं तुम्हें इसका अंजाम भुगतने पर मजबूर करूंगा। मुझे पता है इस परिवार में बॉस कौन है। स्कूल के सभागार से शिक्षण भवन तक जाते समय बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि मैं अपने सहपाठियों की अचंभित निगाहों का सामना कर रहा था। गुआंग, हाथ में गुआंदाओ, एक प्रकार का भाला लिए, विपरीत दिशा में चल पड़ा, जिससे सभी लोग अचंभित रह गए। वह क्या करने जा रहा था? क्या वह मौत को दावत दे रहा था? 13वें राजकुमार होने का नाटक करने से पहले उसे कम से कम स्थिति पर विचार तो करना चाहिए था। हे, क्या आप लोगों को बचाने आए हैं? जल्दी से घायल व्यक्ति को बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए। एक बेहद प्यारी दिखने वाली लड़की ने उत्तेजित होकर विनती की। मैंने बोलने वाली लड़की की तरफ देखा। लड़की ने अपने पीछे कई घायल सैनिकों को देखा, जिनके अंग और छाती गायब थे। मुझे लगा कि वे अभी भी वहीं हैं, इसलिए मुझे राहत मिली। सीनियर, आप खुद इस बारे में सोचिए। मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम है, मैंने उसकी विनती भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए कहा और स्टूडियो की ओर अपनी स्थिर चाल जारी रखी। वरिष्ठ, ये व्यक्ति, मर जाओ। वो राक्षस अभी लोगों को खा रहा है। पेट भर जाने पर वो मेरे पीछे आएगा। चलो भागते हैं। सीनियर, लियू रुयान मेरे पीछे भागना चाहती थी और मुझे वहां से जाने के लिए मनाना चाहती थी, लेकिन उसके कई कनिष्ठ सहपाठी अभी भी घायल थे, इसलिए वह वहां से नहीं जा सकी। स्टूडियो में खून की दुर्गंध फैली हुई थी और फर्श पर धीरे धीरे कई फटी पुरानी चीजें दिखाई देने लगी थीं। खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। अधिकांश छात्र पहले ही बाहर भाग चुके थे। विशाल सभागार में केवल मेरे कदमों की आहट और अस्वीकृति की धीमी फुसफुसाहट ही सुनाई दे रही थी।
विद्वान, मुझे बचाओ। अचानक अंधेरे से एक चीख सुनाई दी। मैंने सिर घुमाया और देखा कि एक लड़का मंच के नीचे खोखले हिस्से में छिपा हुआ है। उसके ऊपर एक राक्षस एक लाश को नोच नोच कर रहा था, जिसका हाथ और चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। उसकी क्रोधित निगाहें और भयावह उपस्थिति विशेष रूप से डरावनी थी। वह शियोंगबो था। हाँ, मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। मैंने उस राक्षस को अपने परिवार के पैतृक महल से भागे हुए नुओमियान के रूप में पहचान लिया। मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया था। मैं किसी राक्षस से तर्क वितर्क नहीं करने वाला था, बस एक 4 पैरों वाला प्राणी जो एक छोटे ट्रक जितना बड़ा है। पिछले जन्म में तो तुम मेरी दीवार पर जगह भी नहीं पाते, और इस जन्म में अपने मालिक पर हावी होने का सपना भी देख रहे हो। बिल्कुल नहीं, हमें उसे मारना होगा और नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। नीचे छिपा हुआ लड़का मुझे चाकू लहराते और मेरे खौफनाक चेहरे को देखकर इतना डर गया कि उसने अपने हाथ हिलाए और बार बार अपना सिर झटक दिया। वह नहीं चाहता था कि मैं उसे बचाऊं। यह उसे बचाना नहीं था, बल्कि एक तरह से उसे जान से मारने की कोशिश थी। कई साल बाद जब शियोंगबो मांस खा रहा था, तब उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाकर मेरी निपुण शारीरिक क्षमताओं ने मुझे हवा में छलांग लगाने की शक्ति दी और मेरे गुवानदाव ने मेरे प्रतिद्वंद्वी के पीछे जोरदार प्रहार किया। शियोंगबो ने एक भयानक दहाड़ लगाई और फिर उसने अपना पिछला पैर उठाया और पीछे से मुझ पर लात मारने की कोशिश की। मुझे इसका पहले से ही अंदाजा था और पलक झपकते ही मैंने एक तरफ हटकर उस जानलेवा बंदर जैसी लात से खुद को बचा लिया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, मेरे कान में बगल से एक तेज सरसराहट की आवाज आई और स्टील के चाबुक जैसी एक पूंछ तेजी से मेरे चेहरे की ओर बढ़ी। हताशा में मैं केवल अपने गुआंदाव एक प्रकार का भाला का उपयोग करके उसे रोकने की कोशिश कर सका, लेकिन पूंछ सीधे टकराए। गुआंदाव चकनाचूर हो गया और उस जोरदार टक्कर से मेरे पूरे शरीर में कंपन फैल गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी गति का इस्तेमाल करके शियोंगबो से दूरी बनाई और तुरंत ही मुझे महसूस हुआ मेरे माथे से गर्म हवा की एक धारा बहकर मेरी दाहिनी आंख में जा गिरी, जिससे मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। अचानक शियोंगबो दहाड़ा और मेरी तरफ घूरने लगा। पता चला कि जो व्यक्ति छिपा हुआ था। जब मैं शियोंगबो से लड़ रहा था, तब मंच के नीचे खड़ा लड़का भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शियोंगबो ने उसे पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों में कई सीढ़ियां चुभी हुई हों। वह कांपते हुए वहीं खड़ा रहा। भागो, तुम वहां क्यों खड़े हो? एक मधुर ध्वनि ने लड़के को चौंकाते हुए जगा दिया। मेरा चेहरा पहले से ही खून से लथपथ था। उसने टूटी हुई तलवार और युद्ध ध्वज को सहारा देते हुए लड़के और शियोंगबो के बीच खड़ा हो गया। एक टूटे हुए सारस की एक और चीख सुनाई दी और लड़का अपनी गलती का एहसास करके घबराकर भाग गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। स्टूडियो में सिर्फ मैं और शियोंगबो ही बचे थे। ताकत में भारी अंतर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मुझे सिर्फ शियोंगबो का खूबसूरत रूप ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिर मैं हंस पड़ा। तुम अपने पिछले जन्म से भी बदसूरत हो गए हो। उकसाए जाने और उपहास से भड़क उठे शियोंगबो पूरी तरह से क्रोधित हो गए और उनका विशाल शरीर एक छोटी कार की तरह मेरी ओर दौड़ पड़ा। आओ, विशाल मुंह खुल गया, मानो मुझे निगलने को तैयार हो। लेकिन तभी मेरे मन में एक सुखद सूचना गूंजी, मेजबान का सामना हुआ है। हमला शुरू हो चुका है, सिस्टम सक्रिय हो गया है, योजना पूरी हो चुकी है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई की। मेरी शक्ति आसमान छू रही है। युन चांग ने आपकी पुकार सुनी। युन चांग ने आपकी पुकार का जवाब दिया। कृपया मास्क पहन लीजिए। क्या यह आखिरकार आ गया? अंधेरे में मुझे अपने पीछे एक लंबा सा व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। हालांकि मैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। मैंने चेहरा तो पहचान लिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वह लंबा चौड़ा प्रभावशाली व्यक्ति गुवान यू ही था। उसी क्षण मेरे चेहरे पर भी वही जानी पहचानी लालिमा छा गई। तभी मैंने अपने भीतर गहरे बसे उन शब्दों को कहा। मेरी आंखों में वे चूजों और पिल्लों की तरह थीं। अचानक नीले ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड का आभास मेरे हाथ में प्रकट हुआ। गुवान यू की मूर्ति का बचा हुआ आधा हिस्सा धीरे धीरे सामने आने लगा और स्टूडियो में ड्रैगन की गर्जना गूंज उठी। आसमान में काला ड्रैगन। मेरे पीछे गुवान यू की धुंधली छवि अचानक मेरी आंखों के सामने आ गई। मेरे शरीर के भीतर मैंने जोर से पैर पटका और तुरंत शियोंगबो की ओर दौड़ा। शियोंगबो की विशाल लालटेन जैसी आंखों में मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने असली गुवान को देख लिया हो। युन चांग पल भर में भय से भर गया। मैंने अपनी ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड घुमाए और उसके स्टील जैसे मजबूत मांसल शरीर को बिना छुए ही ऊपर की ओर चीर दिया। जब तक हमारे शरीर अलग नहीं हुए तब तक कोई प्रतिरोध नहीं हुआ और मैंने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। राक्षस शियोंगबो एक ही वार में 2 टुकड़ों में कट गया था। धिक्कार है। वाह, ये तो कमाल है। मैं मन ही मन चिल्लाए बिना नहीं रह सका। तभी दानव देवता प्रणाली की सूचना मेरे कानों में फिर से गूंजी। होस्ट ने गुवान यू से संपर्क स्थापित कर लिया है। नकाबपोश प्राणी के साथ सामंजस्य स्थापित करके कोई भी गुवान यू की कुछ क्षमताओं को प्राप्त कर सकता है।
नकाबपोश प्राणी को धारण करने से नीले ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड को बुलाया जा सकता है। बधाई हो मेजबान, आपने एक दिव्य प्राणी का वध किया और यह शक्ति प्राप्त की। शेओंगबो नूडल्स में बदल जाता है। मैंने अपने हाथ में पकड़े नूडल्स को घूरते हुए मन ही मन बुदबुदाया, तो शेओंगबो सच में वापस नूडल्स में बदल सकता है। इससे मेरे मन में एक बात आई, अगर मैं उन सभी नूडल्स को इकट्ठा कर लूं जिनसे मैंने पहले शरारत की थी, तो क्या मैं अपने पिछले जन्म में वापस जा पाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ज्यादा देर तक खुश हो पाता, दूर से एक आवाज आई। तेज कदमों की आहट सुनाई दी और भारी हथियारों से लैस पुलिस अधिकारियों का एक समूह अंदर घुस आया। बिना कुछ कहे मैंने तुरंत अपने चेहरे से गुवांगगोंग का मुखौटा हटा दिया और वाक्य अधूरा है और अचानक समाप्त हो जाता है। सभी वस्तुएं सिस्टम स्पेस में एक साथ रखी गई थीं। वर्दी पहने एक महिला पुलिसकर्मी, जिसका चेहरा भावहीन था और बाल छोटे थे, तेजी से स्टूडियो में दाखिल हुई। उसकी आंखें एक बाज की तरह, वह तेजी से आसपास के क्षेत्र में चक्कर लगाता हुआ अंततः मुझ पर अपनी निगाहें टिका बैठा। मेरे हाथ में प्लास्टिक का एक सरकारी चाकू था और मेरा शरीर गहरे लाल खून से लथपथ था। फिर भी उसका चेहरा भावहीन बना रहा, उसकी शांति डरावनी थी। यिन होंगयुए की आवाज़ स्पष्ट थी जब उसने बगल में बैठी अपनी सहकर्मी से पूछा, खुद को पोंछ रही उस मासूम सी दिखने वाली सहकर्मी को देखकर। मुझे खून से लथपथ देखकर यिन होंगयुए ने भौहें चढ़ाईं और फिर आदेश दिया। उस क्षण गोली लगने से बचने के लिए मैंने आज्ञाकारी होकर चांदी का कंगन पहन लिया। जब मैं स्टूडियो से बाहर निकला तो अनगिनत छात्रों ने मेरी ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देखा, खासकर उस लड़के ने जिसे मैंने अभी अभी बचाया था, जो लगातार यिन होंगयुए को खींच रहा था। स्पष्टीकरण, क्या इस आदमी ने सचमुच मेरी जान बचाई? क्या आप लोगों ने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया? क्या इस दुनिया में सचमुच राक्षस होते हैं? हे भगवान, आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? फॉलो करें। बाद में चेंशी पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में यिन होंगयुए गंभीर भाव से मेरे सामने बैठी थीं और सीधे मुद्दे पर आ रही थीं। यिन होंगयुए की आंखें तेज और स्थिर थीं। वह मेरी आंखों में घूर रही थी, मानो कोई कमी ढूंढने की कोशिश कर रही हो। मैंने शांत होने का दिखावा किया, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उस महिला पुलिसकर्मी के शब्दों से इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस विभाग शियोंगबो जैसे प्राणियों के अस्तित्व से अवगत है, और उसने लाइन ब्रेकर्स का भी जिक्र किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि लाइन ब्रेकर्स से उनका क्या मतलब है। उनका रवैया ऐसा था कि उन्होंने अपनी पहचान जाहिर करने की हिम्मत ही नहीं की। मेरी चुप्पी देखकर यिन होंगयुए का गुस्सा भड़क उठा और उसने मेरा पतला सा चेहरा पकड़ लिया। 1.8 मीटर लंबा होने के कारण इस महिला ने मुझे सीधे मेरी सीट से उठा लिया। तभी सादे कपड़ों में एक पुरुष और एक महिला, वह युवक पूछताछ कक्ष में दाखिल हुआ। मुझे अचानक अपनी गर्दन पर पकड़ ढीली महसूस हुई। पहले जो महिला पुलिसकर्मी इतनी प्रभावशाली लग रही थी, वह पल भर में अपनी सारी ताकत खो बैठी। आप छात्र अपनी मर्जी से बातें कर रहे हैं, मैं अब चलती हूँ। बिना कुछ कहे यिन होंगयुए मुड़ी और चली गई। नमस्ते, गोपनीयता समझौते के अनुसार मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ वह किसी को भी नहीं बताना। हुआंग शियाओलिंग ने मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और फिर समझाना शुरू किया। मैंने सिर हिलाया। मेरे दिमाग में कई विचार चल रहे थे। वाह, लगता है कि नियम तोड़ने वालों से निपटने के लिए हर किसी ने एक पूरी व्यवस्था बना ली है। जिस तरह से उन्होंने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ निकाला, उससे साफ पता चलता है कि उनके पास इसके लिए एक समर्पित संगठन जरूर है। हुआंग शियाओलिंग ने अपने बगल में बैठे जिये यान की ओर इशारा किया, जिसने गला साफ करते हुए कहा, सबसे पहले मैं आपसे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अनुरोध करना चाहूँगा। कृपया गलतफहमी मत पालिए, हम बस ये पुष्टि कर रहे हैं कि आप भी हमारी तरह के लोग हैं या नहीं। ये कहते हुए जिये यांग ने अपना दाहिना हाथ खोला और अचानक उसकी हथेली में नारंगी पीले रंग का तरल पदार्थ प्रज्वलित हो उठा। आग, मैंने थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा, मेरी क्षमता कुछ खास है, मुझे नहीं पता कि यह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है या नहीं। जैसे ही मैंने ये कहा, उन्होंने मेरी रस्सियां खोल दीं। हथकड़ी, मैंने तुरंत अपने मन में सिस्टम स्पेस से संपर्क स्थापित किया और मेरे हाथ में एक लाल गुवान्यू मुखौटा प्रकट हो गया। क्या ये कोई वस्तु प्रकार की क्षमता है? मूल तो बात यह है, इसीलिए तो तुम बाधा पार करने के बाद राक्षसों को इतनी जल्दी हरा पाए। किसी कारणवश जिये यांग की आंखों में तुरंत निराशा छा गई और उसका रवैया पहले जैसा नहीं रहा। कितनी उत्सुक हो तुम अपनी साथी को अरुचि खोते देख, हुआंग शियाओलिंग ने आह भरी और मुझे समझाया। मैं अपना परिचय फिर से दे देती हूँ, मेरा नाम हुआंग शियाओलिंग है और ये है जी यांग। हम दोनों 5वें विशेष कार्मिक अनुसंधान संस्थान से संबंधित हैं, जिसे संक्षेप में स्तरीय अन्वेषक कहा जाता है। आप हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं और बाहरी कारकों से प्रेरित हैं। उल्लंघन हो चुका है, जो प्राकृतिक उल्लंघनों से संबंधित नियमों का पालन करता है। प्रबंधन के 2 मानक उपलब्ध हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी मानक चुन सकते हैं। एक मानक है गुप्त सेवा में शामिल होना और
पहला विकल्प प्रशिक्षु अन्वेषक का पद है, जिसमें 25,000 युआन का मासिक वेतन, 5 सामाजिक बीमा, एक आवास निधि और पूरक चिकित्सा बीमा शामिल हैं। दूसरा विकल्प प्रबंधन नियमों का पालन करना और 8,000 युआन का मासिक जीवन भत्ता प्राप्त करना है। दूसरा विकल्प है कोई और नौकरी ढूंढना, लेकिन पंजीकृत निवास स्थान को छोड़ना नहीं। इन दोनों विकल्पों के बीच वास्तव में कोई दुविधा नहीं है। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते तो आपके पास इसे चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पहला वाला, मैंने अपना फैसला पक्का कर लिया है। अभी ज्यादा खुश मत होइए। खुफिया एजेंसी में शामिल होने के लिए आपको नए भर्ती मूल्यांकन पास करना होगा। आपकी क्षमताओं को देखते हुए मुझे डर है, इसे सीधे लौटा दिया जाएगा। मेरी बात सुनकर पास खड़े जिए यांग ने मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखा। सू मिंग, चिंता मत करो, आइटम टाइप अवेकनिंग। उसकी क्षमताएं भी बुरी नहीं थीं। तथाकथित ऊपरी पद ऐसी चीज थी जिस पर केवल शीर्ष लोगों को ही विचार करने की आवश्यकता होती थी। हुआंग शियाओलिंग ने पहले उसे घूर कर देखा, फिर उन्होंने मेरी ओर असहायता से देखा और कहा, तो फिर हम देखेंगे। मैंने बस उदासीनता से मुस्कुराकर जवाब दिया। उनसे मैंने ये भी सीखा कि विश्व में ज्ञात जागृत क्षमताओं को मोटे तौर पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: पैरामेसिया, साइकिक, लोगिया, स्पेशल और ऑब्जेक्ट बेस्ड। पहली 4 श्रेणियों को साधना से व्यक्ति की क्षमताएं मजबूत होती हैं। केवल वस्तु प्रकार की वस्तुओं की सीमाएं ही पूरी तरह जागृत व्यक्ति पर निर्भर करती हैं। इसीलिए जिए यांग ने मेरी क्षमताओं को खोज निकाला। इस शक्ति का उपयोग करने के बाद मेरा रवैया पूरी तरह बदल गया। लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आखिर किसी को पता ही नहीं कि यह कोई साधारण वस्तु आधारित क्षमता नहीं है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया नवपाषाणकालीन प्रणाली द्वारा समर्थित है। इसी बीच खुफिया एजेंसी के चौक में चट्टानों से पूरी तरह ढके एक युवक को शामिल करते हुए विश्वास का आकलन चल रहा है। वह एक बाघ जैसे राक्षस से लड़ रहा था। अचानक राक्षस ने उस युवक पर हमला कर दिया, लेकिन वह राक्षस के आने वाले हथेली के वार का मुकाबला नहीं कर सका। खुद को बचाने के बजाय उसने वार सहने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हैरानी की बात यह थी कि जानवर के नुकीले पंजों ने उसके हाथ पर वार किया, लेकिन उस पर एक भी सफेद निशान नहीं छोड़ा। हा हा हा, तू छोटा शैतान, तू मेरे घर में घुस भी नहीं सकता। ये मुक्का खा ले। जोर से हंसते हुए उसने बाघ जैसे राक्षस पर मुक्का मारा। जैसे ही उस जानवर ने मुक्के से दूसरे जानवर के माथे पर प्रहार किया, वह दर्द से कराह उठा। वह पीछे की ओर गिर पड़ा, 2 बार लुढ़का और फिर वहीं पड़ा रहा। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि इस मुक्के से उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई थी। कुछ ताकतवर, एक ही मुक्के से वह निष्प्रभावी हो गया। वांग वू ने प्रथम स्तर के राक्षसी जानवर को हराया है, इसलिए वह समान स्तर का है। उसकी क्षमता उत्कृष्ट है और वह गहन प्रशिक्षण का हकदार है। काम के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी हैंडहेल्ड कंप्यूटर पर लिख और चित्र बना रहा है। बुरा नहीं है भाई, जागने के तुरंत बाद ही प्रथम श्रेणी का दर्जा हासिल करना वाकई प्रभावशाली है। कई लोग प्रारंभिक मूल्यांकन में असफल रहे। विशेष प्रशिक्षण शब्द सुनते ही कई दर्शक वांग वू की चापलूसी करने के लिए उसके चारों ओर जमा हो गए। चलो ना, वांग वू कमर पर हाथ रखे आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराया। इस रफ्तार से तो राजधानी जिले में नए रंगरूटों में उसका पहला स्थान पक्का था। उसे सबसे ऊंचा पद दे दो। हालांकि तभी मेरे मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जिसने सबको चौंका दिया। उस समय विशेष मूल्यांकन क्षेत्र के अंदर बाई शियाओ अपने आप से कुछ बुदबुदा रही थी। मुझे मूल्यांकन के नियम समझाओ। लेकिन तभी एक अधीर आवाज ने हमारी बातचीत में दखल दिया। अरे तुम दोनों, क्या तुम अभी भी परीक्षा देने वाले हो? नहीं, अगर कोई मूल्यांकन नहीं हुआ तो आज का सत्र समाप्त। पूछ रहे हो? मैंने तो परीक्षा दी ही थी। बाई शियाओ जैसे कोई चौंकी हुई खरगोश डरते डरते जल्दी से भागकर समझाने लगी। इससे मेरे मूल्यांकन का अवसर विलंबित हो गया। प्रशिक्षक किन, ये नई प्रशिक्षु शोधकर्ता हैं जो अभी अभी कंपनी में शामिल हुई हैं। इनकी क्षमता आइटम टाइप मास्क है। आइटम टाइप। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की दिलचस्पी पल भर में गायब हो गई। आखिर वह किस स्तर के राक्षस को चुनौती देने की योजना बना रहा था? उसे बार बार नीचा दिखाया गया था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन न करना इस गरिमा में दानव देव प्रणाली के साथ अन्याय होगा। मुझे उच्चतम स्तर दो। उच्चतम स्तर पृथ्वी स्तर है, लेकिन अगर आप यहाँ पृथ्वी स्तर के प्रतिद्वंद्वी को भी हरा देते हैं। राक्षसी जीवों को भी पदोन्नति पाने से पहले संबंधित कार्य पूरे करने पड़ते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने ऐसे कई नौजवानों को देखा था जो अभी अभी जागृत हुए थे। अति आत्मविश्वास से भरा हुआ, खुद को अजेय समझता है। सू मिन, हमें सिर्फ पहले स्तर के राक्षसी जीवों को चुनौती देनी है। दूसरे स्तर के राक्षसी जीव तो अनुभवी जांचकर्ताओं के लिए भी मुश्किल होते हैं। आमने सामने की लड़ाई, यकीन मानो मैं 8वें स्तर के राक्षसी जानवर को भी चुनौती दे सकता हूँ। भीड़ शोर मचाते हुए उसे ऐसे घूरने लगी मानो वह बिल्कुल बेवकूफ़ हो। हम बस सामान की श्रेणी में एक बेकार चीज़। जागने पर मैं बस कुछ ही चीज़ें उठा पाया था, तो इससे क्या साबित होता है?
संस्थान को वाकई अपने नियम बदलने की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों को अपनी जगहें छीनने नहीं देनी चाहिए। आजकल के ये नौजवान जो गाली गलौज से भरे रहते हैं और सीधे शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, शायद सिर्फ लड़कियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ऊपर उपहास की एक लहर दौड़ गई, लेकिन मैं शांत रहा। मैं चुपचाप हथियारों के रैक की ओर चला गया। वहां कोई आधिकारिक तलवार नहीं मिली और मैंने लापरवाही से एक तलवार उठा ली। उसने एक काफ़ी कारगर खंजर हासिल कर लिया। खुफिया एजेंसी में खबरें तेजी से फैलती हैं। अफवाहें फैलने लगी कि एक नया रंगरूप तुरंत ही दूसरे स्तर के राक्षसी जानवर को चुनौती देने वाला है, और इसी तरह और भी अफवाहें फैलने लगीं। लोग ये देखने के लिए दौड़ पड़े कि क्या हो रहा है। इसी बीच पास की एक ऊंची इमारत से एक आवाज आई, बुजुर्ग जी, आप इस युवक के बारे में क्या सोचते हैं? एक आदमी काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। गाउन और सुनहरे चश्मे पहने एक व्यक्ति ने परीक्षा हॉल का गहन अवलोकन किया। उसके बगल में सफ़ेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। दोनों बस खड़े थे। वहां किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके पास जाने की। निदेशक वेई, जो वर्तमान में आइटम टाइप अवेकेंड में सबसे शक्तिशाली हैं, यान शिशान की तलवार है। जब वह पहली बार जागृत हुए थे तब इसमें एक विशेष गुण शक्ति मौजूद थी। अपनी सर्वोच्च शक्ति के साथ उसने अपने पहले ही आकलन में एक स्तर के दानव राक्षस को मार डाला, जबकि वह उससे एक स्तर ऊपर था। हालांकि तलवार तो संहार का हथियार है, खासकर उड़ने वाले मुखौटे जैसी नाजुक तलवार। क्लाउड बुजुर्ग, आपका चरित्र भेद आज भी उतना ही खराब है, डिंग तियान ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। बिल्कुल स्पष्ट, उसने आगे कहा। निदेशक वेई ने कंधे उचकाते हुए हल्के से हंस दिया। स्पष्ट है कि इस बच्चे ने पूरे समय शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखा है। जाहिर है कि उसके पास कोई सहारा है और वह हमें चौंका सकता है। युन डिंगटियन के चेहरे के भाव बदल गए। चेन को शायद कोई अप्रिय घटना याद आ गई। परीक्षा हॉल में मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पहले ही उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। मैंने हाथ हिलाया। तलवार हवा में तैर रही थी, उसकी निगाहें सीधे आगे टिकी हुई थीं। यह नीली ज्वाला सर्प थी, जो अपने स्तर की सबसे मजबूत रक्षा शक्ति रखती थी। सू मिंगमिंग स्पष्ट रूप से निशाने पर था। बाई शियाओ मंच के नीचे से देख रहा था। नीले ज्वाला सर्प को देखकर जियाओ चौंक गया। ये देखकर कि मैं राक्षसी जीवों की शक्ति से पूरी तरह अनजान प्रतीत हो रहा था, बाई जियाओक्सियाओ ने जल्दी से मुझे याद दिलाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, तभी उसे जोर से धक्का लगा। चुप रहो, तुम्हें किसने कहा था उसे याद दिलाने के लिए? धक्का देने वाली वांग वू थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। ईर्ष्या आज का दिन उसका होना चाहिए था, लेकिन मैं, यह अचानक आई हुई नई छात्रा, ने सारी सुर्खियां बटोर लीं। परीक्षा हॉल में मैंने बाई शियाओ को सुना। शियाओ की चेतावनी और उसे धक्का मुक्की करते देख मेरे भीतर क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा। मैंने अपना शरीर नीचे झुकाया, मेरे पैर जमीन पर जोर से पड़े। मेरा शरीर तीर से छूटे तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। तीर नीले ज्वाला सर्प की ओर चला। अगले ही पल, एक ही विचार से, मेरे चेहरे पर गुवानयू का सिंदूरी मुखौटा प्रकट हो गया। 9 सुई चमकी और वह तुरंत लौट आया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं युद्ध के मैदान में सुई लेकर हमला करने वाला सेनापति हूँ। मेरी गति 3 गुना बढ़ गई। कितनी अविश्वसनीय गति! क्या वह पैरामेसिया प्रकार का जागृत प्राणी है? नहीं, उसने मुखौटा पहन रखा है। इस समय निदेशक वेई भी उत्सुक हो गए, और यहाँ तक कि एजियोर फ्लेम सरपेंट भी मेरे अचानक प्रकट होने से अचंभित हो गया। हालांकि जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती गई, उसकी पूंछ की मार 1 सेकंड के अंश तक धीमी हो गई। मैंने आसानी से चकमा दिया और घातक प्रहार से बच गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने एक बार फिर नीले ज्वाला सर्प पर हमला कर दिया। जाओ! उसके हाथ में लौकी के आकार का ब्लेड पल भर में आग की लपटों में गिर गया और नीले ज्वाला सर्प के उल्टे शल्क पर प्रकाश की एक तेज लकीर से टकराया। ऐसा लगा जैसे ज्वालाएं टकरा रही हों। बारूद में तुरंत आग लग गई, जिससे नीले ज्वाला सर्प बुरी तरह छटपटाने लगा। सूमिंग जानता था कि नीले ज्वाला सर्प की अग्नि नियंत्रण क्षमता उसे अपने शल्क खोलने की अनुमति देती है, जो उसका सबसे कमजोर बिंदु था। रुको! बाई शियाओ ने तुरंत कहा, लेकिन वांग वू अब उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसे अपनी ही समझ पर गंभीर संदेह हो रहा था। इस प्रकार की वस्तु का जागृत प्राणी भला आगजनी कैसे कर सकता है? क्या मैं सबसे कमजोर हूँ? नीचे मौजूद भीड़ की व्याकुल फुसफुसाहट सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, हंसते हुए। असल में ये ज्वाला ब्लेड कोई दुर्लभ जागृत क्षमता नहीं है। मैंने बस इसकी काटने की शक्ति बढ़ाने के लिए पहले से ही ब्लेड पर कोयला लगा दिया था। ये तो बस तेल है। कैरोसिन कहाँ से आया? जादूगर के लिए कुछ उपकरण रखना गैरकानूनी तो नहीं है, है ना? किंगगान ज्ञान को मैदान पर बेतहाशा संघर्ष करते हुए देखो। सांप! मेरा शरीर फिर से गतिमान हुआ। पलक झपकते ही दर्जनों मीटर की दूरी तय कर ली। मेरे हाथ में घसीटता हुआ चाकू पवनचक्की की तरह घूम रहा था, मानो उड़ते हुए अजगर जैसी गति लिए हुए हो। उसकी जीभ ने प्रतिक्रिया दी। आवाज अचानक बंद हो गई और नीले ज्वाला सर्प का रूप पल भर में चकनाचूर हो गया। प्रकाश के कणों में परिवर्तित होकर परीक्षा कक्ष से गायब हो गया।
पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। अगर जमीन पर दिखाई देने वाली दरारें न होती तो कोई विश्वास नहीं करता कि एक नौसिखिए यानी मैंने एक निम्न स्तर के राक्षसी जानवर को यहाँ एक ही वार में मार डाला। मिंग, प्रथम स्तर का औसत क्षमता वाला सामान्य प्रशिक्षण की आवश्यकता है। केनरिकिंग की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया और तुरंत पूरे हॉल में हलचल मच गई। सू, ऐसा क्यों? मिंग ने पृथ्वी स्तर के राक्षसी जानवर को पहले ही हरा दिया था और मूल्यांकन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था, तो फिर वह अभी भी केवल लेवल 1 पर क्यों था? बाई शियाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया जब उसने केनरिकिंग से सवाल किया। खुद देख लो, उसने कहा। उसके हाथ में जो चाकू है वह टूटा हुआ है। आखिरी वार से भले ही नीले रंग के स्टील रॉक सर्प की गर्दन कट गई हो, लेकिन हड्डी पूरी तरह से नहीं टूटी। अपनी चोटों के बावजूद वह राक्षसी जानवर आखिरी दम तक लड़ सकता था, लेकिन सू मिंग, जो अब निहत्था था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। केनरिकिंग ने अधीरता से कहा। बाई शियाओ ने समझाते हुए गुस्से से अपना चेहरा पीला कर लिया। उसने मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिर एक साधारण आइटम टाइप अवेकेंड को साधारण चीजें कैसे मिल सकती हैं? प्रशिक्षण का मूल्यांकन तो अच्छा ही रहा, केनरिकिंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा। लेकिन तभी अचानक एक ठंडी चमक कौंधी। केनरिकिंग ने हैरानी से देखा, सिगरेट अचानक उसकी उंगलियों के बीच बुझ गई और उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसके पीछे कंक्रीट की दीवार में एक टूटा हुआ चाकू धंसा हुआ था, जिसका हैंडल अभी भी तेजी से काम रहा था। मैं कांप उठी। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया। प्रशिक्षक किन, मूल्यांकन अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्या आप नीचे आकर कुछ मार्गदर्शन देंगे? दूर से देख रहे निदेशक वेई खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपनी जांघ पर हाथ मारा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। हा, इसे कहते हैं असली नौजवान। क्या गजब का जोश है। उसने बगल में बैठे युन डिंगटियन को थपथपाते हुए कहा, क्या वो बेवकूफ़ नहीं लग रहा? 10 साल पहले तुम अधिपति भला लेकर युन परिवार के पैतृक महल में घुस आए थे। हम वो तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है, युन डिंगटियन ने ठंडी सी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। नामात्र की सराहना। अरे बाप रे, कितना बदतमीज बच्चा है। एक मामूली कबाड़ का टुकड़ा प्रशिक्षक को चुनौती देने की हिम्मत करता है। किनरी को सबके सामने उकसाया गया। दिल, उसने ठंडे स्वर में कहा। इतना कहकर वह परीक्षा कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदमों की आहट से फर्श पर दरारों का जाल बन गया। पैटर्न, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा पृथ्वी स्तरीय विशेषज्ञ कैसा दिखता है। सोंग मिंग के लिए यह सचमुच अंत है। उसने तो साधना की कोई तकनीक भी नहीं सीखी है, भला वह कैसे हो सकता है? प्रशिक्षक की प्रतिद्वंदी। स्टैंड के एक कोने में बाई शियाओ भयभीत थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन तभी अचानक मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं लगभग गिर ही गई। वह गिर पड़ा। उसके मुखौटे के नीचे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। हम आखिरकार समझ ही गए, है ना? केनरिक्सन ने उपहासपूर्वक कहा। कोई साधना नहीं, तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद आप अपनी जागृत शक्तियों का इतनी लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हैं। भले ही आप आइटम टाइप अवेक न हो तो क्या हुआ? ये तो बस एक बच्चे का विशाल तलवार से खेलना है। आप वास्तव में इसे चला नहीं सकते। कुछ ही वार, ठीक है। पहली बार जब मैंने उसकी छाती और गर्दन पर वार किया तो एक ही वार में लड़ाई खत्म हो गई। मुझे तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा। अब थोड़ा हटकर इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे अनगिनत छोटी छोटी तंतुओं ने मेरे चेहरे को जकड़ लिया हो और मेरी जीवन शक्ति को लगातार चूस रही हो। मैंने शुरू में सुनना पड़े चेहरे पर ही भरोसा करने की योजना बनाई थी। मैं केनरिक्सन को जोरदार थप्पड़ मारना चाहता था। अब तो मेरी किस्मत ही खराब थी। मैंने अपना सिर बहुत ज्यादा चोटिल कर लिया था। जब मैं हताशा महसूस कर रहा था तभी अचानक मेरे मन में एक विचार आया। वातावरण में एक भयानक सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि मैं इसे ठीक से महसूस कर पाती, मेरे सामने बैठी केनरिक्सन खुद को संभाल नहीं पाए और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। कितनी जल्दी! केनरिक्सन को पल भर में गायब होते देख उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि केनरिक्सन अपनी विशेष क्षमता का इस्तेमाल किए बिना ही इतनी भयानक गति से आगे बढ़ सकता है। तुमने अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल किए बिना ही कैसे अचंभित हो गए? केनरिक्सन की आवाज़ अचानक मेरे सिर के पीछे गूंजी और उसके बाद हवा के तेज चलने की आवाज़ मेरे कानों के पास से गुजरी। मैंने सहज ही आगे की ओर छलांग लगाए और पीछे से केनरिक्सन के छुपकर किए गए हमले से बाल बाल बची। मेरी प्रतिक्रिया काफ़ी तेज थी, लेकिन व्यर्थ। मैं जैसे तैसे संभल पाई थी कि इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया और फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं वापस उसी जगह पर आ गई थी। एक जोरदार धमाके के साथ मुझे अचानक अपने पेट में भारीपन महसूस हुआ। मुझे तेज दर्द हुआ और मैं पलक झपकते ही दूर जा गिरा। संभलने से पहले ही मेरा शरीर फिर से कांप उठा और मैं पेट पकड़े हुए किनरी के सामने प्रकट हुआ। मेरा दिल मेरे सामने था। अगले ही पल एक नुकीली छड़ी मेरे गाल पर जोर से लगी और मुझे चक्कर आने लगा।
फिर मेरा चेहरा चमक उठा। धनुष का तीर पल भर में गायब हो गया। बाकी सभी परीक्षार्थियों, ये याद रखना, सिर्फ इसलिए मत सोचना कि तुम्हारे पास कोई विशेष क्षमता है और तुम किसी को भी चुनौती दे सकते हो। तुम्हारी वरिष्ठता। किनरिक्सन ने मेरी पिछली लड़ाई को तुच्छ बताते हुए उसे निष्फल बना दिया, मानो वह केवल इसी तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता हो। वहां मौजूद दर्शक, वे कमरे में दाखिल हुए, उनकी निगाहें मुझ पर दया से भरी थीं। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जमीन पर लेटे हुए मैंने अचानक एक आवाज़ निकाली। अजीबोगरीब, डरावनी आवाज़ें हवा में गूंज उठीं और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। अचानक वह भयानक एहसास उसके मन में फिर लौट आया। बहन, बहन, मैं चाहती हूँ। मेरी शक्ति, मुझसे विनती करो और मैं उसे तुम्हारे लिए मार डालूंगा। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और वह मुझसे सौदेबाजी करने की हिम्मत करता है। मैंने ठंडी हंसी के साथ अपनी बात समाप्त की। उन शब्दों के साथ ही मेरी चेतना धीरे धीरे अंधकार में डूब गई। किनरिक्सन ने उस समय मेरे असामान्य व्यवहार को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी और वे गंभीर बने रहे। अराजकता, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ चालबाजी कर रहा हूँ। चालबाजी। किनरिक्सन ने तुरंत अपनी शक्ति समेट ली, मानो उसका हथियार काले धुंध की एक परत से ढक गया हो। चूंकि तुम इतने प्रतिरोधी हो, ठीक है, तो इसे ले लो। मेरा शरीर एक बार फिर किनरिक्सन के सामने खींच लिया गया और आरी की तरह गरजता हुआ हथियार एक बार फिर उस पर वार करने ही वाला था। अचानक मेरे चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक हंसी गूंज उठी। किनरिक्सन जम गया, उसका शरीर तुरंत एक तरफ खिसक गया, वह अपनी जगह से हिल गया। वह भूतिया हंसी किसकी थी? ये किनरिक्सन की ही आवाज थी। मेरी आंखों में डर की एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी, फिर भी मैं अपनी जगह पर जम गया। मेरा सिर थोड़ा अनियंत्रित रूप से हिल रहा था। सुमिंग। किनरिक्सन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने हिचकिचाते हुए एक आवाज़ निकाली, जो मेरी आवाज़ से बिल्कुल अलग थी। शक्ति, तुम्हें इसकी कीमत अपने खून से चुकानी पड़ेगी। पल भर में मेरे चेहरे पर नीले चेहरे वाला, नुकीले दांतों वाला, उभरी हुई आंखों वाला एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। एक भूत। अजीबोगरीब। किसी ने खुफिया एजेंसी में घुसपैठ कर ली है। मदद के लिए बुलाओ। नीचे मौजूद भीड़ में